नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे मेंस लेवल अरिथमेटिक के शानदार क्वेश्चन, जानेंगे उनको बनाने का एकदम शानदार तरीका, और साथ ही साथ जानेंगे कि मेंस लेवल अरिथमेटिक में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। दो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपको बनाने आना चाहिए। साथ ही साथ इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपके लिए बहुत ही डिफिकल्टीज होगी। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, और कैसे अप्रोच रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से अगर ये एग्जाम में आए तो इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टू सिटीज है मुंबई और पुणे, दो सिटी है मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे की सिटी के बीच का डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। ओके, मैं दो सिटी ले लेता हूँ, ठीक है। एक लेता हूँ अपना मुंबई, महाराष्ट्र की आन बान शान यानी मुंबई, और एक सिटी कौन है, पुणे, ठीक है। ये दो सिटी है, इन दो सिटी के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 600 किलोमीटर का। अब उसमें ये बोल रखा है कि मुंबई से पुणे जो भी जर्नी होती है उसमें क्या कहा गया, डाउनस्ट्रीम कहा गया। क्या कहा गया, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, जिसमें रिवर और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है, और उसमें फ्लो का स्ट्रीम का स्पीड कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दे रखा है। एक बोट है, एक बोट स्टार्ट करता है और वो बोट दे रखा है B1 और B2, मतलब वो टू और फ्रो करते हैं, मतलब दो सिटी के बीच में वो क्या करते हैं, शुरू होते हैं और मतलब जाते हैं और रिटर्न आते हैं, टू एंड फ्रो करना, ठीक है। आगे बोल रखा है एक बोट 1 है, जैसे बोट B1 है उसकी स्पीड उन्होंने दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। बोट B2 है, उसकी स्पीड दे रखी है उन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ आपसे क्या पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम बोट मीट फॉर द सेकेंड टाइम। अच्छा, जब दूसरी बार वो जाएंगे तो कब मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ, पहले तो वो क्या है, मुंबई से पुणे जाते हैं, मुंबई से पुणे जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में। अगर मैं बोट इसकी बात करूँ, सिर्फ बोट B1 की, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव स्पीड आ जाएगा 60 किलोमीटर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड बोट की और रिवर की ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूँ तो बोट B2 की अपस्ट्रीम की बात करूँ तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर, और में से मैं क्या करूँगा 10 माइनस कर दूंगा अपस्ट्रीम में, तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा स्पीड ना। रिलेटिव स्पीड में अगर देखूँ और वो दोनों एक दूसरे को क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड उनकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 60 और 80, 60 और 20 मिला करके। और यही उन्होंने 600 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड में कवर करना है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये 60 और ये कितना 20 यानी 80 वही। तो आप कहोगे कि उनको कितना टाइम लगा, 7.5 आवर। मतलब ये निकला कि टाइम इन विच बोट विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार मिलेंगे तो उन्हें 7.5 घंटे लगे थे ना। बोट 1 जो है वो पुणे पहुंचने में 600 किलोमीटर, बोट 1 जो है वो पुणे पहुंचने में 600 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, तो उसे 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि जो आपका बोट 1 है वो पुणे पहुंचेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया रहेगा, वो भी कौन सा, बोट 2, बोट 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ से उसने अपस्ट्रीम में कितना कवर किया था 20, और 10 घंटे में कितना 200 किलोमीटर कवर कर लेगा ना। ये 200 किलोमीटर तो उसने कवर कर लिए, तो हम लोग को ये पता है कि जो बोट B2 है उसने 200 किलोमीटर सिटी हमारे पुणे से कवर किया है, और जो बोट 1 है हमारा सिटी
जो हमारा पुणे है उससे भी कवर किया है, रिटर्न आ रहा है ना, पुणे से रिटर्न आता है मुंबई। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ द बोट 1 चेंज हो जाएगा ना 10 घंटे के बाद। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बोट 1 और बोट 2 होंगे वो अपस्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे। अगर बोट 1 अपस्ट्रीम में ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 50 में से 10 घटाना पड़ेगा, तब अब अपस्ट्रीम में स्पीड उसकी हो जाएगी 40 हो जाएगी। सिमिलरली रिलेटिव स्पीड अगर मैं देखूँ दोनों जन की, यहाँ से भी 30 में से घटाना ही पड़ेगा ना अपस्ट्रीम में, तो 20 हो गए अपस्ट्रीम में। अब अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो 40 में से 20 माइनस कर दो, ये 20 आ गया क्या आपका रिलेटिव स्पीड। सिमिलरली वो 200 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 20 की रफ्तार से, रिलेटिव स्पीड उनका कितना है 20, यानी 10 घंटे होने लगे। तब आप बोलोगे कि पी जो हमारा कौन सा बोट था, बोट B1 और बोट B2 वो कब मिलेंगे, कितने घंटे बाद। पहले तो उन्हें 10 घंटे लगे ही लगे, और कितना लगा 10 घंटा टोटल उन्हें कितने लगे 20 घंटे लगे। ये 20 घंटे क्या शो करेगा कि इतने टाइम बाद सेकेंड टाइम में वो 20 घंटे बाद सेकेंड टाइम में मिलेंगे बोट B1 और बोट B2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। शानदार क्वेश्चन था, कुछ था नहीं लेवल। इस लेवल के क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस लेवल के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिले होंगे। आजकल इसी लेवल के पैटर्न के नए नए क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन करते हुए मिलेंगे, चाहे आप क्लर्क की तैयारी करें या पीओ की तैयारी करिए, मेंस में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और इन लेवल के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना। इस क्वेश्चन में क्या कहना है इसका कि राम इन्वेस्ट करता है, राम ने इन्वेस्ट किया ₹, नहीं पता हमें, और स्कीम में ऑफर किया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल के हिसाब से, 10% कंपाउंड के एनुअल के हिसाब से। अब आपको पता होगा कि 10% रेट होती है तो इफेक्टिव रेट क्या आता है, 3.31% आता है कि नहीं आता है, आई होप आता होगा। अब हमें नहीं पता है ना कि राम ने कितना इन्वेस्ट किया। लेट से हमने बोल दिया राम ने जो इन्वेस्ट किया वो X रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सिमिलरली जो श्याम है वो 5000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो ये किसका हो गया, राम द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट। और अगर मैं सिमिलरली बोलूँ कि श्याम द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, तो आप क्या कहोगे कि सर उसने 5000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, 5000 ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और उस पर क्या दे रखा है, 12% का उसने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा। 12% का रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये क्या हो गया, अमाउंट जो इन्वेस्टेड बाय था वो निकल के आ गया। अमाउंट क्या था X + 5000 और 12% की रेट टाइम 3 साल। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल के आ गया, इंटरेस्ट जो हमारा श्याम द्वारा निकला। तो यहाँ से अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ राम और श्याम का, क्या देखूँ राम और श्याम का, तो राम और श्याम का डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ ना। यहाँ से मैं डिफरेंस निकालूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 29, या फिर ऐसे ले लो 0.029 X + 1800। देखो कैसे कैलकुलेट किया, 12 × 36, ठीक है, 36 पंचे होता है ना 180, तो 1800 तो यहीं से आ गए। फिर वहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 36 का x और ये यहाँ से घटा दिया, ठीक है। चलिए नाउ आगे क्या बोल रखा है उन्होंने, आगे कुछ दे रखा है क्या। चलो मुझे ये पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो उनके बीच का इतना दे रखा है, ठीक है। नाउ मैं ऑप्शन ए को चूज़ करता हूँ। मैंने क्या किया, ऑप्शन ए को चूज़ किया। लेट से मैंने ऑप्शन ए को चूज़ किया, तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि 6000 इन्वेस्ट किए। अगर राम ने 6000 इन्वेस्ट किए थे, राम ने 6000 इन्वेस्ट किए थे ना, तो ये डिफरेंस आया है। तो राम ने अगर 6000 इन्वेस्ट किए हैं तो इनटू कितना करना पड़ेगा, 6000 करना पड़ेगा ना। 6000 करा प्लस 1800, तो ये क्या निकल के आएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट। और हमें पता है डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट कितना आता है 1974। यानी जो पहला ऑप्शन है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन जो है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर मैं बी का देखूँ तो जरा, बी ने 8000 इन्वेस्ट किए,
8,000 इन्वेस्ट किया, एक बात बताओ, 8,000 कर दोगे तो 8,000 कभी सेटिस्फाई कर पाएगा? इस पे नहीं करता। ये 8,000 देख के ही पता चलता है कि सर ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। सिमिलरली इसका देखूं मैं जरा, ये आता ही नहीं। सी ऑप्शन देख लो, उसने 9,000 इन्वेस्ट किए, 9,000 इन्वेस्ट किए, अगर स्टार्टिंग में उनके डिफरेंस कितना दे रखा, 0.029 इंटू प्लस कितना 1800, तो यहाँ से 9 9 81, 81 यानी यूनिट डिजिट 1 दे रहा है, तो ये ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई कर दिया ना। 10,000 पुट करके देखा तो अपने आप में ये 290 हो जाएगा, 290 प्लस 1800 मिला करके आपको 2080 यानी 2090 के अप्रॉक्स में दे देगा ना। ये 2090 यानी 2080 के अप्रॉक्स में दे दे रहा है, तो ये आंसर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें, ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी कैन नॉट बी आंसर। क्या मैं ऑप्शन बोल सकता हूँ ना, ऑप्शन डी है जो इसमें क्या करेगा, आंसर नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा, ओनली ए और सी एंड डी, ये वाला जो ऑप्शन होगा, क्योंकि बी तो सेटिस्फाई किया ही नहीं था। अगर हम बी का कैलकुलेट करें तो हमारे पास बी का क्या निकल के आया था, 0.029 इंटू 8,000, 0.09 इंटू 29 इंटू 8,000 करोगे तो 232 प्लस 1,800 यानी 2024 से सेटिस्फाई किया था कंडीशन, बट अकॉर्डिंग टू दिस वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करना था ना। चलिए, ये शानदार क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन थे, ये आसानी क्वेश्चन होते, आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है और इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे और जानेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हो और एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एलिगेशन का शानदार नजरिया बताऊंगा कि एलिगेशन से भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है, अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर 9:4 का रेशियो दे रखा है। 104 लीटर मिक्सचर निकाला, 104 लीटर मिक्सचर निकाला यानी इनिशियल रेशियो वही रहेगा, सेम ही रहना है और बदलना तो नहीं है उसे ना। आगे कह रहा कि उसने सोल्ड कर दिया उसमें से प्योर मिल्क मिक्सचर निकालने के बाद और 22 लीटर वाटर ऐड करता है तो रेशियो बनता है 4:3। ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ से पढ़ते हैं कि उन्होंने 9:4 दे रखा था ना मिल्क और वाटर का। अगर वाटर 4 है तो पूरा मिक्सचर कितना होगा, 13 यूनिट का, और जो वाटर ऐड करेंगे वो तो अपने आप में 1 यूनिट होगा। सिमिलरली इसमें सेकेंड वाले में मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 था, जिसमें से वाटर 3 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से एलिगेशन लगाऊं तो बड़ी आसानी से एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगाओ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4/7, और यहाँ से निकालू तो 11/91। 7 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, यहाँ से कट जाएगा 1 और 7 से 3 टाइम्स, 13 टाइम्स। तो यहाँ से देखोगे आप रेशियो क्या निकल के आएगा, 52:11। ना आप आसानी से कह सकते हो कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2, यानी 52 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब आप कहोगे 104। कितनी हो गई, 104। ना आगे इन्होंने क्या कर रखा है कि 104 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इनिशियल मिक्सचर मेरा क्या था, इनिशियल मिक्सचर में 104 निकाला था, वही 104 लाके ऐड कर दिया, तो टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना था, 208 लीटर का था ना। अगर मैं इसमें सिर्फ बात करूँ कि मिल्क और वाटर कितना था, तो आप आसानी से बता सकते हो। मिल्क कितना हो जाएगा, इसमें 72 लीटर हो जाएगा, सॉरी 144 लीटर हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, 72 लीटर, क्योंकि उसी रेशियो में बटेगा ना। आगे उन्होंने कहा कि जो भी होल मिक्सचर को उन्होंने सोल्ड किया 20% लेस के रेट पे, वो भी किससे, प्योर मिल्क के लेस के रेट पे, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हम मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि 1 लीटर प्योर मिल्क का प्राइस ना 10 रुपये लगते हैं। क्या अज्यूम करते हो, लेट अज्यूम कर लो कि प्योर मिल्क जो था, प्योर मिल्क उसका प्राइस मैं मान लेता हूँ, वो भी कौन सा, 1 लीटर का मानता हूँ, कितना, 10 रुपये मान लेता हूँ, तो यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं देखूँ टोटल मिल्क की बात करूँ, उसने मिल्क कितना था, 144 था, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ 144, यानी 1 लीटर की कीमत 10 रुपये, तो 144 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 1440। 1 लीटर की कीमत 10 रुपये, तो 144 लीटर की कीमत 1440 ना। उसने क्या किया कि उसी मिक्सचर को सोल्ड किया 20% लेस देन रेट ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। मतलब जो फाइनल मिक्सचर में जो 1 लीटर था, उसने उसको कितना, 20% कम पे सोल्ड किया ना, 20% लेस बोला है, लेस बोला यानी 80% पे सोल्ड किया। 80% वो भी किसका, 10 रुपये का ना, 1 लीटर का, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 8 रुपये निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, 8 रुपये। ये 8 रुपये आपको शो करेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर इन द फाइनल मिक्सचर ना। आगे बोला है कि क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर सोल्ड फाइनली। अब मैं बोलूँ कि क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर कितना उन्होंने फाइनल में सोल्ड किया, तब आप कहोगे कि सर 144 लीटर तो प्योर मिल्क था, जिसमें से उन्होंने 64 क्या किया, 64 ऐड किया, फिर उसके बाद 104 निकाला, और कितना ऐड किया था, वाटर 22 लीटर, तब आप कहोगे कि यहाँ से 126 लीटर उन्होंने क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फाइनली सोल्ड किया, ठीक है। मैंने 72 ले रखा है ना, इसको 64 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, यहाँ पे 64 कर लेना, ठीक है, 64 होगा। चलिए
ये तो मिल्क और मिक्सचर का पूरा मिक्सचर हो गया, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ से मेरे पास 126 लीटर आके ये निकला कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपने फाइनली सोल्ड किया ना। आपसे अगर मैं पूछूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 126 लीटर का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 रुपये दे रखा है ना, तो 126 के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब आप एसपी निकालोगे तो कितना आ गया, 1008 रुपये ना। आपसे पूछा है कि टोटल सेलिंग प्राइस बताइए, क्या बताना है, टोटल सेलिंग प्राइस, तो वो भी आप बता सकते हो। एक बात बताइए, आपने मिक्सचर निकाला था 140 लीटर का और उसको क्या किया था, सोल्ड किया था ना, 104 लीटर निकाला तो उसका प्राइस कितना होता, 1040 होता, इसको ही सोल्ड किया है। अब बाद में आपने 1008 ये क्या है, इसको भी सोल्ड किया, 1008 लीटर क्या है, 1008 रुपये, सॉरी 1008 रुपये में कितना, 126 लीटर सोल्ड किया, तो टोटल कितने रुपए का सोल्ड किया, तब आप बोलोगे 2048 रुपये का आपने सोल्ड किया है ना। आपसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आप किस में कैलकुलेट करोगे, सीपी पे। सीपी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सीपी इनिशियल आपकी कितनी थी, 1440 थी, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2048 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1440, क्योंकि वो आपकी सीपी है और इनिशियल सीपी कितनी थी, 1440। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स में आपकी वैल्यू आई, क्या आएगी, अप्रॉक्स में 42% आपकी वैल्यू आ जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन का, इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते थे, कुछ था नहीं इसमें लेने का देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक शानदार क्वेश्चन है, ये है प्रॉपर एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताते चलूँगा बिना किसी देरी के साथ। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ना ज्वाइन हो तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं ना डेली क्वेश्चंस वगैरह डाला करता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें और उसमें से क्या कर सकें, आपको क्वेश्चन मिलते रहे, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या क्या रखा है वहाँ पे, 3 बैग है, बैग ए बी सी, ठीक है, बैग ए बी सी कंटेन कितने करते हैं, 36, 32 और 48, ठीक है। 3 बैग ले लेते हैं, ए बी सी, कितने बॉल कंटेन करते हैं, 36, 32, 48 ना। आगे क्या बोल रखा है, ईच कंटेनिंग बॉल 3 कलर, 3 कलर हैं उनके, 3 कौन कौन से कलर है, ब्लैक वाइट ग्रे, ठीक है, कलर भी दे देते, ब्लैक वाइट एंड ग्रे ना। वहां से आगे उन्होंने क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन ब्लैक बॉल्स टू वाइट बॉल, ब्लैक से वाइट बॉल का रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। हमने मान लिया 3:2 इनिशियल में रेशियो दे रखा, लेट से मैं मान लेता हूँ ये 3x है, ये 2x है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना है फर्क। और क्या दे रखा है, 2:3, और दे रखा है उसने 2:3, कोई बात नहीं। आगे क्या बोल रखा है उन्होंने, द नंबर ऑफ ग्रे बॉल इज इक्वल टू, क्या उन्होंने दे रखा है कि नंबर ऑफ ग्रे बॉल वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वाइट बॉल इन बैग सी, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रे बॉल जो बैग ए में है वो किसके इक्वल है, वाइट बॉल जो बैग सी में है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से क्या क्या निकाल सकता हूँ, अब देखो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए, हमें पता है बॉल कितने, 36 बॉल है, जिसमें से उन्होंने रेशियो दे रखा है ब्लैक और वाइट का, कितना दे रखा है, 3x + 2x, ये रेशियो दे रखा ना। तब आप क्या बोलोगे, 36 - 5x, 36 - 5x क्या शो करेगा, नंबर ऑफ ग्रे बॉल्स इन बैग ए, ठीक है। ये ग्रे बॉल्स का है, मैं लिख देता हूँ ग्रे बॉल्स, और ये कौन सा है, बैग ए की डाटा, ठीक है। अब वहाँ से उन्होंने रेशियो, ये तो 3:2 का था, और रेशियो कितना दे रखा था, 2:3, उसको भी मान लो 2x 3x, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x नहीं मानना पसंद है तो y मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी मान सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ ग्रे बॉल्स इन बैग बी, तो बैग बी में टोटल बॉल 32 है, जिसमें से रेशियो कितना, 2y + 3y था।
ऐड किया तो कितना निकल के आ गया 32 माइनस 5y, ये निकल के आ गए नंबर ऑफ ग्रे बॉल्स इन बैग बी। अब मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ वाइट बॉल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल 3 कलर लिए हैं, एक्स वाई है, तो तीसरा कलर कितना लोगे, जेड ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 में से कितना माइनस करोगे 4z। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से वहाँ से कंडीशन डालता हूँ। क्या बोल रखा था उन्होंने कि द नंबर ऑफ ग्रे बॉल्स इन बैग ए, बैग ए में ग्रे बॉल्स कितने हैं 36 माइनस 5x, वो किसके बराबर है वाइट बॉल इन बैग सी, वाइट बॉल इन बैग सी कितने हैं 48 माइनस 4z। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आ गई क्या कि 36 माइनस 5x किसके बराबर है आपका 48 माइनस 4z के। यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गई 4z माइनस 12 5x बराबर 12, इक्वेशन 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे कंडीशन क्या दे रखा है और पढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन सी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन सी, ठीक है, वो क्या देखा इस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रे बॉल्स इन बैग सी। ओके, और रेशो कितना दे रखा है, ग्रे बॉल का रेशो दे रखा है बैग ए टू द ग्रे बॉल्स बैग बी, ए और बी का रेशो दे रखा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। ठीक है, ए और बी का उन्होंने क्या रेशो दे रखा 36 ए है ना हमारा, और यहाँ पे कितना 32 बैग बी में, वहाँ से रेशो उन्होंने देखा 4/3। तो यहाँ से हमने जब रेशो सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई। अगर इक्वेशन में अगर सॉल्व करूँ तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा मेरे पास 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ना आगे बोल रखा है कि रेशो नंबर ऑफ ग्रे बॉल्स इन बैग बी, अच्छा ग्रे बॉल इन बैग बी का रेशो किसके, ग्रे बॉल बैग सी, इस कितना 3:2 का रेशो। अब मुझे खुद बताओ बैग बी में है कितना 32 माइनस 5y, और उसमें कितना था z था ना, उसका रेशो कितना दे रखा 3/2। सॉल्व किया कि तो कितना आ गया 64 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 3z, इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन का साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आप सभी को आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे इक्वेशन नहीं सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी x और y की, x की वैल्यू निकल के आएगी 4, y की वैल्यू निकल के आएंगी 4 और z की वैल्यू निकल के आएंगी 8। अब आप इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो, जो लगाना है लगा दो, स्कूलिंग मेथड कॉलेज का जो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लगा ही सकते हो, कुछ है नहीं ज़्यादातर। नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करने का शानदार तरीका है साइमल्टेनियसली पहले इक्वेशन को ऐड करते जाओ, y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, इस तरह से भी कर सकते हो। चलो अब मैं इसका अगर टेबल बनाऊँ तो टेबल में आसानी से बना सकता हूँ, टेबल देख लेते हैं। ठीक है, कलर कौन पहले देखते, बैग था, बैग के बाद में क्या था ब्लैक था, ब्लैक में वाइट था, वाइट के बाद ग्रे था, और कौन सा था टोटल कितने बैग थे 3 बैग ए बी सी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ब्लैक बॉल कितने थे 12 आ गए, 3x की वैल्यू 12 आ गई, और 2x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, z की वैल्यू 8 आई थी ना हमारे पास। ठीक है, चलिए वाइट बॉल की बात करूँ तो वाइट कितने आ गए 8 12 और ये 16। सिमिलरली ग्रे की बात करूँ तो ग्रे कितने आ जाते 16 12 और 8। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया x और y z की वैल्यूज़ ना इनमें पुट कर दिया और डायरेक्ट यहाँ से मैं टोटल निकाला, टोटल निकालूँ तो कितना आ जाता है 24 और 12 मिला के 36, 12 12 24 और 8 32, और 24 और 32 और ये 48 हो गया। ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया क्या टेबल। इस टेबल को आप बनाना था और इस टेबल को आप बेहद आसानी से बनाए, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला उन्होंने, 2 बॉल रैंडमली उन्होंने क्या किए ऐसे निकाले, और 2 बॉल रैंडम निकाले तो प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी, बोथ बॉल्स आर ग्रे इन कलर, बोथ बॉल को क्या बोल दिया ग्रे कलर होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है टोटल ग्रे बॉल कितने हैं, यहाँ से
तब आप बोलोगे 36 है, ओबीसी में से कितने 2 निकालने हैं, ठीक है। यहाँ से बोला है ग्रे बॉल, ग्रे बॉल किस में से बोल रखा है, बैग ए, बैग ए में ग्रे बॉल कितना है 16 है, और उसमें से कितना निकालना है 2। तो यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ ना, 16 सी 2 36 2। अब डायरेक्टली एनसीआर का फॉर्मूला लगा दो, 16 में से 2 गए तो आपके कितने बचे, आपके बचेंगे 14। 16 इंटू 15 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपॉन 2, 36 में से 2 गए इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4/21। ये इसका आंसर होगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। शानदार क्वेश्चन था, कुछ था नहीं लेवल, डराने के लिए बच्चों को था। इस लेवल के क्वेश्चन आप सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक शानदार क्वेश्चन है, टोटल बेस्ड ऑन आपके कैसलेट बोल सकते हो, अरिथमेटिक में ही मैंने कंसिडर कर लिया। हालांकि ये कैसलेट ही मुझे लगता है, और कैसलेट ही है, सब बच्चे कैसलेट ही बोलेंगे, ठीक है। पर कैसे बनाना है इस लेवल के कैसलेट डीआई को मैंने कंसिडर कर लिया, कैसलेट डीआई, ठीक है, आपके लिए। पर कैसे करना है वो मैं बता दे चलो। यहाँ पे 3 हाईवे दे रखे XYZ के, उसमें आपको दे रखा है डेज कितना, मंडे ट्यूसडे, और कौन सा मंडे है, ट्यूसडे और कोई है वेडनेसडे, 3 डेज दे रखे, मतलब यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और उसमें 3 हाईवे XYZ। अब यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ व्हीकल ऑन हाईवे X, मंडे को कितना है 350 है, ठीक है। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ट्यूसडे को कितने जाते हैं 12,000 जाते, कितने जाते 12,000, ठीक है। अब कैसे 12,000 है, क्योंकि वहां पे डाटा दे रखा है, ध्यान से मिड में पढ़िए, ठीक है। टोटल व्हीकल दे रखा है ना, ऑल 3 व्हीकल्स ऑन हाईवे, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल व्हीकल्स ऑन ट्यूसडे को कितने हैं, तो आप बोलोगे 12,000 ना। उन्होंने बोल रखा है व्हीकल्स कितने कौन कौन से दे रखे हैं हाईवे के लिए, X Y और कौन से Z, ठीक है। 3 हाईवे हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ व्हीकल नहीं पता तो मैं क्या मान लूँ, ABC मान लूँ, 3 XYZ मान ही चुका हूँ, ठीक है। ये तीनों XYZ मान ही चुका। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ व्हीकल X और Z की बात कर रखा है, यानी A + C, उसका एवरेज दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है Y के, यानी B के, ये दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व करूँ, मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी A + B + C बराबर 12,000। टोटल व्हीकल है ना, ये टोटल व्हीकल्स है, ये हमारे पास ये है ना। हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर, ये तो हमारा 1 था, और ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, वैल्यू निकल के आती, कितनी निकल के आएगी 4,000 निकल के आ जाएगी। 4,000 निकल के आ गया तो मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल ऑन Y ऑन मंडे, तो मंडे को कितना होना चाहिए, तो मंडे के लिए क्या करना पड़ेगा, 20/27 से 20/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रेशियो दे रखा है। देखो ध्यान से, मंडे और ट्यूसडे का रेशियो दे रखा है ना। तो यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे लिए कितना निकल के आएगा, 3600 निकल के आ जाएगा। फिर मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे Y ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के लिए भी आप बता सकते हो, यानी कितना 4,000/20 × 27, तो ये क्या निकल के आ गया 5400। ये 5400 क्या बताएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे Y ऑन वेडनेसडे। फिर मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे Z ऑन मंडे। तो मंडे के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो जरा, देखो मंडे से हमारा ये क्या निकल के आएगा 3600 निकल के आ गया था ना। तो मंडे का दे रखा है 3600, रेशियो कितना दे रखा है, अगर देखा जाए 9:10 का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 9:10 का ना मंडे का। तो यहाँ से रेशियो का मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ गया 4,000 ना। आगे क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन Z, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन Z उन्होंने देखा है 25% ज़्यादा है, तो मुझे खुद बताइए 36,000 थे, सॉरी 3600 थे, उसका कितना ज़्यादा है 125%, यानी 25% ज़्यादा, यानी 125%। तो आप बोलोगे 4500, ये 4500 क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे Z ऑन ट्यूसडे।
फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे एक्स। हाईवे एक्स की बात करूँ वो भी किसी ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल व्हीकल्स तो आपको पता है 12,000 है, जिसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 4500। 4500 क्या शो करता है आपका, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे जेड ऑन ट्यूसडे। और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपका, नंबर ऑफ व्हीकल्स हाईवे जेड ऑन मंडे, कितना था, 4000 था। जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना निकल के आ गया, 3500। तो अब मैं यही बता सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे एक्स ऑन मंडे और ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे। तो ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ ना यहाँ से, और डायरेक्ट बताऊँ तो यहाँ से मेरे पास कितना 3300 है। ये वेडनेसडे टोटल दे रखा है ना, व्हीकल एवरेज देखो यहाँ पे, देखो लास्ट लाइन में एवरेज दे रखा है। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3300 इंटू 3। यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया 9900। ये 9900 क्या निकल के आ गया, आपका सम निकल के आ गया। सम निकल के आ गया यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स निकल के आ गए। ठीक है, लेट्स से हमें नहीं पता ना हाईवे एक्स में वेडनेसडे को कितने व्हीकल है, तो लेट्स से मैंने मान लिया पी व्हीकल है। कितने मान लिए, पी व्हीकल। अगर मैंने मान लिया पी व्हीकल है, जिसमें से वहाँ पे रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे एक्स ऑन मंडे 3/5 ऑफ द व्हीकल्स ऑन हाईवे एक्स ऑन वेडनेसडे, तो ठीक है उसका कितना 3/5 दे रखा था, ये मान लिया। और उसमें 3500 क्या थे मेरे, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे एक्स ट्यूसडे कितना था 3500, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने 99, मतलब 9900 के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्स ऑन मंडे ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे। सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरी पी की वैल्यू निकल के आ गई, पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4000। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4000, ये आपका 4000 निकल के आ गया। और 3/5 निकालू, इसका 3/5 करूँ तो 3/5 और पी, तो आप बोलोगे 2400। तो मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल ऑन हाईवे जेड, हाईवे जेड की बात करूँ, हाईवे जेड में कितना आ जाएगा 2400 आ गया यहाँ पे। और रेशियो 11:4 का रेशियो दे रखा है, कितना 11:4 का, देखो यहाँ पे दे रखा है ना 11/4 ऑफ व्हीकल, तो इसका 11/4 कर दो तो आपका निकल के आएगा 6600 ना। आपसे अब मैं टेबल की बात करूँ तो देखो मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना रफ कर रहा हूँ स्टार्टिंग का, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टार्टिंग का रफ कर दे रहा हूँ ताकि मेरे पास टेबल में बना सकूँ, टेबल बना सकूँ, टेबल में कैसे करना है वो बता सकूँ। ठीक है, आई होप इतना पार्ट तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए टेबल बनाया जाएगा तो टेबल में क्या बताया जाएगा, हाईवे बताया जाएगा, और क्या बताया जाएगा, डेज बताया जाएगा, कितने डेज थे, मंडे था, ट्यूसडे था, और क्या था, वेडनेसडे था। कौन कौन से हाईवे थे आपके पास, एक्स वाई एंड कौन था, जेड। एक्स में कितना था 2400, वाई में कितना था 3600, और ये कितना था 4000। देखो ये सब के लेवल के कैलकुलेट आपको सॉल्व करने के लिए ना बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है। ठीक है, एकाग्रता हमेशा बनाए रखें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है 4000 दे रखा है, और ये 5400 दे रखा है ना, आगे 6600। ये रहा आपका टेबल। अब इस टेबल बन गया है तो टेबल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो आगे उन्होंने क्या कह रखा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे जेड, क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवे जेड is 3 category, car, truck, bike, ठीक है, on which 25% of cars, okay, एक मिनट, cars out of remaining 40% are trucks। अच्छा अच्छा, और कोई डाटा है, नहीं डाटा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते आगे। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जेड, व्हीकल जेड में ट्यूसडे के दिन कितने थे, तो आप बोलोगे 4500 थे। 25% व्हीकल है तो रिमेनिंग कितने होंगे, 75% होंगे। ठीक है, 40% क्या थे, ट्रक थे ना, 40% आ ट्रक, तो अब बताओ 40% ट्रक रहे होंगे तो रिमेनिंग कितने रहेंगे 20%।
तो 20% इसका निकाला तो कितना आ गया, देखो 3/4 होता है और ये 1/5, 4500 का 1/5 कितना हो जाएगा, 900, 900 का 3/5 निकालो तो 675। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा क्वेश्चन। आपको इनमें ये भी बोला था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बाइक एंड ट्रक्स ऑन हाईवेज एट ट्यूसडे, तो डिफरेंस ये निकालना था, रिक्वायर्ड डिफरेंस मैंने डायरेक्ट निकाला है, ठीक है। चलिए, इस लेवल के क्वेश्चन आपको सभी को आया होगा समझ के, ना समझ आया होगा तो वीडियो को वापस देखिएगा, पूरा देखिएगा, और हाँ हो सके तो सेशन उनको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो पढ़ाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो लेक्चर्स को देखिए, और जितना प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ रखा है तो मैं यहाँ टेलीग्राम में लिंक डाल देता हूँ, क्वांट बैंक 21, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। डेली क्वेश्चंस मैं डालता हूँ मेंस लेवल के लिए, ठीक है। जो बच्चे मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा है। 2-3 पॉइंट बोलूँगा मैं आपको, किसी भी टीचर से पढ़ो तो सबसे पहले ना अपना कंसेप्ट तो बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, प्लस किसी भी टीचर से पढ़ो तो अपने सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी एक बुक पकड़ लो, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ, एस एक बुक होती है, तो इसके बाद ना क्वांटम कैट की बुक होती है सर्वेश वर्मा की, ये 2 बुक लगा लो, ठीक है। और थोड़ी बहुत ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स आती है, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाता होगा, कॉन्सेप्ट और सिलेबस जो पढ़ाएगा उससे आप क्या कर लो, प्रैक्टिस शीट ले लो, वो लगाओ। फिर उसके बाद आप क्या करो, मॉक टेस्ट दिया करो, क्या करो, मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक टेस्ट दोगे तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, ऐसे नहीं हो सकता इम्प्रूवमेंट ना स्टार्टिंग में हो कि 1 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, फिर 10 मार्क्स आए, तो बढ़ेगा ज़रूर, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हमारे इसके तरफ। और हाँ, अगर अब तक आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं करा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, एंड थैंक यू एवरीवन।